You lied to us. You lied to us. 8 नवंबर 2010 रात के करीब 9 बजे जेनिफर पुलिस को कॉल करती है। 911, help me, please. I need help. Ma'am, calm down. What's going on? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied up. 3 लोग उनके घर में घुसते हैं पैसे चुराने के लिए। उनमें से एक जेनिफर के हाथ रस्सी से बांध देता है और बाद में तीनों जेनिफर के पेरेंट्स को नीचे घर के बेसमेंट में लेके जाते हैं। उनमें से एक जेनिफर के माँ को कहता है, You lied. You lied to us. You lied to us. और थोड़ी ही देर बाद वो उसे शूट कर देते हैं। दिस इज द शॉकिंग केस ऑफ कनाडा। सवाल ये है कि क्या ये एक रॉबरी थी या फिर एक वेल प्लान्ड मर्डर। जेनिफर की मॉम बिच पैन की वही मौत हो जाती है, पर वो वही नहीं रुकते। वो अब उसके फादर के आई की तरफ पॉइंट करके गोली चला देते हैं। गन से निकली बुलेट आई से होते हुए उनके स्कर्ट, जॉ और नेक में चली जाती है। वो अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। बाद में वो तीनों अटैकर्स घर से सारे पैसे चुरा कर भाग जाते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि उसकी माँ की मौत और फादर के क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद सिर्फ जेनिफर ही वहाँ पर सेफ थी। उसको कोई खराश नहीं आई थी। जेनिफर रस्सी को लूज करती है और पुलिस को 911 कॉल करती है। पुलिस जेनिफर के घर पहुंचती है, बट जब वो घर के अंदर जाते हैं तब उनके लिए भी वो घर के अंदर के विजुअल्स एक नाइटमेयर जैसे ही थे। घर का सामान इधर उधर बिखरा था, कई जगह पर खून के धब्बे थे। जेनिफर की मॉम की बॉडी पर मल्टीपल गन शॉट थे और बॉडी खून से लथपथ थी। उसके फादर की सिचुएशन बहुत सीरियस थी, वो कोमा में चले गए थे। उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पहली नज़र में पुलिस को ये सिर्फ एक रॉबरी और अटैक का केस लग रहा था। शुरू में पुलिस इसी एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पर उनको तब कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये एक झूठों से भरी कहानी थी। समथिंग वॉज रॉन्ग हेयर। 3 लोग घर में घुसकर खतरनाक काम को अंजाम देते हैं, पर सबसे बड़ी आई विटनेस जेनिफर को सही सलामत छोड़कर चले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ जेनिफर के पेरेंट्स की किसी से दुश्मनी थी? उन पर कोई ऐसा अटैक क्यों करेगा? सच जानने के लिए हमें जेनिफर के लाइफ को जानना होगा। 1970 वियतनाम। इस टाइम यहाँ एक वॉर चल रही थी, तो काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ से माइग्रेट कर चुकी थी। जेनिफर के फादर हैंग पेन और मदर बिग पेन भी वियतनाम कंट्री छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ साथ में एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। कुछ साल बाद जेनिफर का जन्म होता है और उसका एक छोटा भाई भी था। जेनिफर के फादर ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब कर रहे थे और कुछ सालों बाद वो वहाँ पर एक घर भी ले लेते हैं। बाहर से ये बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लगती थी, पर उसमें जो राज थे उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। जेनिफर के पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उसके लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें थी, स्कूल और म्यूज़िक। उसके हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता था। जेनिफर के लिए डेटिंग अलो नहीं थी, नाइट पार्टीज अलो नहीं थी। उसके पेरेंट्स जेनिफर पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। उसके पेरेंट्स को लगता था कि उसकी लाइफ को वो कंट्रोल कर रहे हैं, और यही कंट्रोल एक ऐसे डिसीजन में बदल जाता है जिसने पूरे कनाडा को हिला कर रख दिया था। जेनिफर म्यूज़िक में काफ़ी अच्छी थी, उसने कुछ अवार्ड भी जीते थे, पर उसने पेरेंट्स को सच बोलने के अलावा सच को ही बदल दिया। उसके एक्चुअल रिपोर्ट्स मार्क एवरेज थे, पर घर पर पहुंचने वाले मार्क्स A+। वो यही से पेरेंट्स को झूठ बोलना स्टार्ट करती है। वो 12th में एक सब्जेक्ट में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है। पर वो पेरेंट्स को झूठ बोलती है कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो चुका है। हर सुबह वो स्टूडेंट की तरह घर से निकलती थी, पर कभी कैफ़े, कभी पियानो सीखती थी और शाम को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह घर आ जाती थी। 4 साल तक उसने ये झूठ बोला। इवन 4 साल बाद उसने पेरेंट्स को एक झूठी डिग्री भी लाकर दिखाई। उसकी पूरी लाइफ झूठ पर बनी थी, पर यह सब जल्द ही पुलिस को पता लगने वाला ही था। पुलिस जब घर को ठीक से इन्वेस्टिगेट करती है तो वो देखते हैं कि काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें वही रखी थी। अगर वो सच में चोर होते तो वो सब कुछ लेकर जाते,
और अगर जेनिफर के हाथ रस्सी से बंधे थे तो वो पुलिस को कैसे कॉल कर पाती है। घर के मेन गेट को कोई तोड़फोड़ या फिर फोर्सफुली एंट्री के निशान नहीं थे और जेनिफर ही वहाँ सेफ थी। पुलिस जेनिफर से इंटरोगेट करती है। उसे कॉल करने वाला सीन रिक्रिएट करने के लिए बोला जाता है। चोरों की एंट्री करने पर क्या उसने कोई आवाज़ सुनी थी, उसे पूछते हैं, पर उसके आंसर्स पर पुलिस को अभी भी काफ़ी सारे डाउट थे। पुलिस उसके पास्ट लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और एक नाम सामने आता है, डैनियल वोंग। ये उसका हाई स्कूल बॉयफ्रेंड था और एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में काम भी करता था। पुलिस के अकॉर्डिंग डैनियल ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व था। जेनिफर के पेरेंट्स उसके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, तो वो इसे सीक्रेट रखती है। जेनिफर कॉलेज जाने के बहाने डैनियल से मिला करती थी, पर जब पेरेंट्स को उसका रिलेशनशिप पता चल जाता है तो जेनिफर का कॉलेज जाना, बाहर जाना सब बंद हो जाता है। पर फिर भी वो डैनियल से फ़ोन पे बात करती थी, चैट करती थी। पर एक टाइम बाद डैनियल इस रिलेशनशिप से खुश नहीं था, तो वो जेनिफर से ब्रेकअप कर लेता है। डैनियल किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में आ जाता है, पर जेनिफर अभी भी डैनियल को ही पसंद करती थी। पुलिस के अकॉर्डिंग जेनिफर डैनियल को धमकी भरे मैसेज करती थी किसी अननोन नंबर से। पुलिस को डैनियल पर भी डाउट होने लगता है, क्योंकि ये अटैक होने से पहले जेनिफर और डैनियल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे। फिर पुलिस डैनियल से भी इंटरोगेट करती है, फिर भी पुलिस को अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जो इस केस को सॉल्व कर सके। पर द मोमेंट इज केम, उस रात घर में ऐसा क्या हुआ था, सबके जवाब मिलने वाले थे। जेनिफर के फादर जो मौत से लड़ रहे थे और कोमा में थे, वो अभी होश में आ जाते हैं। हैंगपेन पुलिस को बताते हैं उस रात 3 लोग उनके घर में घुसते हैं। वो पैसे मांग रहे थे। बिग पैन कहती है वी डोंट हैव मनी, बट हैंगपेन के अकॉर्डिंग जेनिफर के हाथ बंधे नहीं थे। इवन वो अटैकर से नॉर्मली बात भी कर रही थी। एवरीथिंग वॉज लाई। जेनिफर अब मेन सस्पेक्ट बन चुकी थी। वो तीनों शूटर उसके ही आदमी थे। उनमें से एक शूटर पहले जेनिफर को मैसेज करता है, इट्स गेम टाइम। फिर जेनिफर नीचे आकर घर का मेन डोर अनलॉक कर देती है। कुछ देर बाद अपनी रूम की लाइट ऑन ऑफ करती है। ये सिग्नल था उनके घर में एंट्री करने के लिए। वो सिग्नल देखकर वो तीनों घर में घुसते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग उन क्रिमिनल्स ने जानबूझकर जेनिफर को लूज बांधा था ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके और वो एक रॉबरी लगे। डैनियल भी इसमें इन्वॉल्व था। इनफैक्ट उसी ने उन तीनों क्रिमिनल्स से जेनिफर को मिलाया था। साथ ही उसने एक फ़ोन और सिम कार्ड भी जेनिफर को दिया था। अब ये सारे पांचों लोग पुलिस कस्टडी में थे। 2014 में कोर्ट ट्रायल शुरू होते हैं। उसमें कोर्ट एक क्रिमिनल कार्टी को 18 ईयर्स की प्रिजनमेंट और बाकी चारों को, मतलब जेनिफर, डैनियल और बाकी 2 क्रिमिनल्स को 25 ईयर्स प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाती है। जेनिफर ने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो उसे कंट्रोल करते थे और जेनिफर ये नहीं चाहती थी। डैनियल से रिलेशन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये भी एक रीज़न था। उसकी पूरी लाइफ झूठी थी। नो वन कैन बिलीव कि वो इतना बड़ा और ख़तरनाक फैसला लेती है। इफ़ यू लाइक सच अ ट्रू क्राइम केसेस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ये मुझे और मोटिवेट करेगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।